नज़ीर, इसराइल का बार बार क्लेम ये रहा कि वो आखिरी हमास फाइटर तक को भी खत्म करेगा और इसके लिए उसने एक्सट्रीम फोर्स और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन वसाइल और एक सुपर पावर की हिमायत और इतना ज्यादा टाइम जब उसको दिया गया, इस सब के बावजूद जब वो फेल हुआ और आज हमास के पास 30,000 के करीब फाइटर्स हैं, यानी जितने अक्टूबर 7 के टाइम थे आज उसके बराबर या उससे भी कुछ ज्यादा हो सकते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो हमास इतनी बड़ी पावर के साथ मौजूद है और एक गोरिल्ला फोर्स का सर्वाइवल ही असल में सबसे बड़ी जब फतह होती है और ये फतह हुई है। अब जो इतनी बड़ी डिफीट इसराइल को हुई है इसको वो कवर अप करना चाह रहा है थ्रू मैनिपुलेशन, थ्रू एक्सप्लॉयटेशन, थ्रू वायलेशन, ठीक है ना, यानी उस एग्रीमेंट में रद्द-बदल करके अपनी मर्जी की शराइ शामिल करके और जो चीजें तय हो गई हैं उनको वायलेट करके, जिसमें सबसे बड़ा मुजाहरा आपने देखा कि जो फलस्तीनी प्रिजनर्स हैं जिनके ऊपर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने सबके सामने कहा कि ये कैदी जब रिहा किए जाएंगे, इसराइल ने जब उनको रिहा करने से इनकार किया है, तो इस तरह के वायलेशंस करके ये देखिए कितनी बड़ी ये बुरी बात है। तो एक चीज जब तय हो रही है और उसको उन्होंने जब फौरी से वायलेट करना जब शुरू कर दिया है। तो यहां पर इसराइल जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है और उधर मीडिएटर्स का उन पर प्रेशर है कि आपने जो हमें जुबान दिया उसको आगे बढ़ाएं और ज़ाहिर है कि नेतन्याहू उधर से उनको जो कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर हमें दो चीजें नजर आएंगी और नजर आ रही हैं, एक तरफ इसराइल की मैनिपुलेशंस हैं, वायलेशंस हैं, फैब्रिकेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है और हमेशा के मुताबिक जब वो अपनी बातों से पीछे मुड़ जाना है, फिर जाना है और ये थ्रू आउट द हिस्ट्री भी यही करते आए हैं, तो ये कर रहे हैं दोबारा से। और दूसरी तरफ यह है कि तमाम एफर्ट्स इस वक्त हो रही हैं कि वो इंप्लीमेंटेशन जब वो करवाए, जिस पे उर्दुगान का स्टेटमेंट अभी आया है कि हम हर सूरत में इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे और इसराइल का एक रिकॉर्ड है कि वो वायलेशंस करता है, लेकिन हम हर सूरत में जब इसको यकीनी बनाएंगे और इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो ये सबके लिए एक चैलेंज है और हिस्टोरिक सीन्स देखे जा रहे हैं, लाखों की तादाद के अंदर फलस्तीनी जो है वो नॉर्दर्न गाजा की तरफ वापस पैदर पे जो वो आ रहे हैं। प्यूटन का पहला कॉमेंट जब वो सीजफायर पर आया है और उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी रियासत की तरफ जब मामला जाना चाहिए, फलस्तीनी रियासत की हिमायत प्यूटन की जानब से की गई है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप को हम सपोर्ट करेंगे अगर वो फलस्तीनी रियासत की तरफ जब मामला लेकर जाता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा इसराइल के लिए और इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए कि वो यहां पर इतनी खुली वायलेशन यहां पर करे और हमास के 30,000 फाइटर वहां पर मौजूद हैं, तो ये अपनी तरफ से करेंगे लेकिन मुंह की खाएंगे। तो इसराइल जो है ना वो कॉलोनियल रूल इंपोज करना चाहता है और इसमें उसको नाकामी होगी। ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, नेटो की जंगी मशकें जब शुरू हो गई हैं, यूक्रेन जो है वो यूरोपियंस के साथ मिलकर मैस प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स शुरू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो एक जंग को बहुत आगे फैलाना चाह रहे हैं। मैस प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स का क्या मतलब है? और दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक शुरू कर दिए हैं। कल हमने ये आपको खबर दी थी कि रशिया ने वार्निंग दी है कि यूक्रेन रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले बंद करे। यूक्रेन ने फिर किए, अब उन्होंने लार्ज स्केल हमले इन पर शुरू कर दिए हैं और आगे से विंटर जब शुरू हो रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान और रशिया की जंगी मशकें जब हो रही हैं, शुरू हो गई हैं। उधर चाइना और मलेशिया की हो रही हैं, उधर टर्की की लार्जेस्ट नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, उधर नेटो की ड्रिल्स हो रही हैं, इधर पाकिस्तान और रशिया की। और जो इस खित्ते के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ताज़ा कशीदगी हुई है और ओवरऑल जो यहाँ पर एक अमेरिका जो अपना इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इस तनाजुर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रशिया और पाकिस्तान की जंगी मशकें जो वो शुरू हो रही हैं। अच्छा, तो इसी दरमियान एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है कि फ्रांस ने राफेल जेट्स जो हैं वो इजिप्ट को डिलीवर कर दिए हैं। मिस्र को फ्रांस ने राफेल जेट्स जब डिलीवर किए हैं। फ्रांस डिलीवर्स न्यू राफेल फाइटर जेट्स टू इजिप्ट। फ्रांस डिलीवर्स जेट्स टू इजिप्ट, स्ट्रेंथन इट्स मिडिल ईस्ट इन्फ्लुएंस। देखिए, ये एक बड़ा वाकया इसलिए है कि एक तरफ तो जेट्स दिए हैं, उनकी एयर सुपीरियरिटी में इजाफा होगा, ये एक तो बात ये है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक पॉलिसी का भी इशारा है और वो ये है कि जब चाइना की सूरत में इन मुल्कों के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन आ गया है, तो अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो इसराइल की वजह से इन मुल्कों को जेट्स नहीं दे रहे थे, वो अब प्रेशर में हैं कि अगर हम इन मुल्कों को जेट्स नहीं देंगे तो ये चाइना से खरीद लेंगे, क्योंकि मिस्र चाइना से वो उनके मामला चल रहे हैं, J10C और सारा, तो ये चाइना से खरीद लेंगे तो हमारे तो पैसों का भी नुकसान होगा और इन्फ्लुएंस का भी नुकसान होगा। तो ये देखिए, जो चाइना का एक मुतबादिल ऑप्शन की सूरत में, एक मुतबादिल पावर की सूरत में दुनिया में इमर्ज करना है, ये एक बहुत बड़ा वाकया और इसके बरह रास्त असरात जब मिडिल ईस्ट पर होंगे और देखे जा रहे हैं। इस सारी जंग में चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं और देखिए इस सारी जंग को, रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है ईरान और ईरान की लाइफ लाइन इस वक्त चाइना है, तो बरह रास्त तो फिर चाइना हुआ ना, तो इसलिए चाइना का राइज बहुत बड़ा वाकया है। तो असल में ये पॉलिसी का मजारा है। जैसे अब अमेरिका भी कह रहा है टर्की को दे देंगे, और भाई क्यों देंगे? क्योंकि टर्की एक तो अपने बना रहा है, दूसरा उनके पास चाइना की सूरत में एक ऑप्शन आ गया है कि वहां से वो ले सकते हैं। और चाइना ने J-35 जब सऊदी अरेबिया को भी ऑफर किए हैं, तो अब चूंकि
ऑप्शन आ गया है, तो या तो वेस्टर्न, पहले तो ये था ना कि वो नहीं दे रहे थे इजराइल की वजह से, इनको कोई देने वाला नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर इनको नहीं देंगे तो इनके पास जाएंगे तो हमारे पैसों का भी नुकसान होगा और ऊपर से हमारा इन्फ्लुएंस भी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर उन्होंने जेट्स डिलीवर किए हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरान ने कहा है कि हमारी जो कम्बैट रेडीनेस है वो एट इट्स पीक है। वहां पर मामला गड़बड़ हो रहा है और अभी फिर कुछ देर पहले अमेरिका ने ईरान पर मजीद सैंक्शंस लगा दी हैं और ये सैंक्शंस जरा डिफरेंट नौयत की हैं। इसमें चाइनीज कंपनीज इंवॉल्व हैं, इसमें वो कंपनीज इंवॉल्व हैं जो यूएई के अंदर मौजूद हैं और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें वो कंपनीज भी इंवॉल्व हैं जो अमेरिका की हैं और अमेरिका में रजिस्टर हैं। अमेरिकन टेक ईरान मिलिट्री यूएस ड्रॉप सैंक्शंस हैमर मोर देन 2 डजन कंपनीज जो चाइना में हैं, जो टर्की में हैं, जो यूएई में हैं और इसमें यूएस बेस्ड एरो इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी इसमें शामिल है। उनके पर सैंक्शन लगाई गई हैं और उन पर ये एक्यूजेशन है कि वो टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अनयूजुअल है कि यूएस लिस्टेड कंपनीज को ब्लैक लिस्ट के ऊपर जब ऐड करना, सिग्नलिंग वाशिंगटन टफर स्टांस ऑन ग्लोबल नेटवर्क्स आइडिंग तेहरान ब्लूमबर्ग, यानी वो कंपनीज जो उनके कंपोनेंट्स मिसाल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है वो उसका सामान ईरान में जा रहा है और वो आगे मिलिट्री भी इस्तेमाल कर रही है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने सैंक्शन लगा दिए। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसको मैक्सिमम वीक करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं और फिर वो इसके बाद अटैक करेंगे कि इसको मैक्सिमम जितना वीक थ्रू सैंक्शंस किया जा सकता है कर दिया जाए और उसके बाद वो अटैक करेंगे कि ये रिजीम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो वेनेजुएला और ईरान की ये 2 जंगें जो हैं वो तेजी के साथ अप्रोच कर रही हैं। जो ट्रंप का पीस प्लान है और जो सीज़फायर हुआ है उस पर प्यूटन का पहला कमेंट आया है और प्यूटन ने वही बात की है जो हमास कर रही है, प्यूटन ने वही बात की है जो ईरान कर रहा है और जो प्रिंसिपल डिमांड है वो प्यूटन की जानिब से रखी गई है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं अगर ये फलस्तीनी रियासत की तरफ जाएगा, हम जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं अगर ये फलस्तीनी रियासत की तरफ जब जाएगा, ठीक है ना। तो बुनियादी बात एक ही है, फलस्तीनी रियासत उसकी तरफ जाएगा तो मामला हल होगा, वगैरह नहीं। तो क्या अमेरिका मनवाएगा इसराइल से? ये इस सदी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर ट्रंप जो है वो इस प्लान को मुकम्मल इंप्लीमेंट करवाने में कामयाब हो गया तो फिर ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट होगी, ये प्यूटन ने कहा है, ठीक है ना। तो यानी ये इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने वाज़ेह पोजीशन ली हुई है कि ये वाला सही रास्ता है, तो इसलिए ये इसराइल के लिए भी आसान नहीं होगा खुल्लम खुल्ला इसकी खिलाफवर्जियां मेजर लेवल के ऊपर करना। ये इतना आसान इसराइल के लिए भी नहीं करेगा, वो जाहिर है वो उसका रास्ता ये देखें। ये एक एंटिटी कभी अमन के रास्ते पर नहीं जाएगी, तो इसे आप कुछ तवक्को ना करें, उसने यही करना है, वो करता रहेगा अनटिल इट कोलैप्स। तो इसलिए जो रीजन के ममालिक हैं उनको अपनी मिलिट्री जो वो प्रिपेयर करनी चाहिए अपने डिफेंस के लिए। जरूरी नहीं है कि वो जाकर इसराइल पर अटैक कर दें, अपने डिफेंस के लिए और डेटरेंस के लिए, क्योंकि ये इजराइल बाज नहीं आएगा। तो ट्रंप अगर यहां पर एक नई जंग शुरू करवाता है तो फिर उसके लिए क्या सूरत हाल यहां पर बनेगी। अच्छा, इसी दरमियान जो अगली डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में डिप्लॉय की जाएंगी, ये खबर सामने आ रही है। एक्सियस जो इसके ऊपर इनकी खबरें जो चलती रहती हैं, एक्सियस ने कहा है कि इंटरनेशनल फोर्स जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और ये हमास के जो हैवी वेपन्स हैं उनको ये डिसमेंटल करेगी और इसके अंदर अमेरिकन फौज होगी, इसमें अरब्स होंगे और इसमें टर्किश फोर्सेस होंगी। तो यानी टर्किश फोर्सेस जाकर और अरब फोर्सेस जाकर हमास के वेपन्स डिसमेंटल करेंगी और उनकी मर्जी के बगैर करेंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अमेरिकन फौजें क्या जाएंगी? ये मतलब अब ये अपने प्लान्स बनाएंगे लेकिन वो उस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते ना। भाई हमास वेपन्स लेकर बैठी हुई है, इसराइल विड्रॉ नहीं कर रहा, तो फौज चली जाएगी और वो हमास को डिसमेंटल कर देगी। ये कैसे होगा? और कौन जुर्रत करेगा इन मुल्कों में से? ठीक, और खुद अमेरिका भेजेगा तो उसके लिए भी ये इतना आसान नहीं है कि वो आगे जाकर डिसमेंटल करें। और रिकंस्ट्रक्शन होगी, जब मामलात आगे इंप्लीमेंट होंगे तो रिकंस्ट्रक्शन होगी ना। तो बहरहाल ये काफी पेचीदा मामलात है और पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसराइल हर धर्मी से पीछे आने के लिए तैयार नहीं और ना कभी आएगा, इसलिए ये मामलात पेचीदा रहेंगे, मजीद पेचीदा होंगे, मजीद जंगें होंगी और इसलिए रीजन को एक ही रास्ता लेना चाहिए और वही सही रास्ता है और वही अमन और खुशहाली का रास्ता है, और वो है कि वो इसराइल का सामना करने की तैयारी करें। उर्दुगान ने कहा है कि इसराइल का एक लॉन्ग रिकॉर्ड है डिसरिस्पेक्टिंग करने का, जो एग्रीमेंट्स को वायलेट करने का, लेकिन हम पूरा जोर लगाएंगे कि मुकम्मल तौर पर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इन मुल्कों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। जीएचएफ जिसने यहां पर बहुत बेदर्दी से बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारा और दुनिया की रूह काम गई और अभी भी उसकी कहानियां हमारे सामने आना बाकी हैं, जिस बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ, सफाकियत और वहशियाना तरीके से यहां पर फिलिस्तीनियों को मारा गया, वो जीएचएफ यहां से फारिग हो गई है, यहां से वो निकल चुकी है और उसमें वेस्टर्न मुल्कों के कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे और उसमें अमेरिका के जो गैंग्स हैं वो लाकर इसराइल जो है वो यहां पर लेकर आया और वो लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते थे, बच्चों के ऊपर। तो वो जीएचएफ यहां से निकल गई है, अपनी तमाम जो साइट्स हैं वो खाली करके, जो एग्जीक्यूशन साइट्स थी, एड के नाम के ऊपर इन्होंने एग्जीक्यूशन साइट्स बनाई थी। जैसे ये नाजीज के बारे में इल्जाम लगाते थे कि नाजीज ने ऐसे सेंटर्स बनाए हुए थे जहां पर तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते थे इनको मारने के लिए, तो इन्होंने यहां पर एग्जैक्टली वही किया है।
तो अब वो उस साइट्स के ऊपर भी फलस्तीनी जा रहे हैं। तो ये भी तो आप देखिए ना कि अपनी ताकत से उन्होंने इनको भगाया है, वरना वहां पर फलस्तीनियों को इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा था। वो वहां पर जाते थे तो इमदाद ऐसे डब्बे फेंक दिए जाते थे बाहर, और ऊपर से जब वो गोलियां चला दी जाती थी। एक वाकया ऐसा भी हुआ कि एक जगह पर 31 फलस्तीनी गए और उसमें से सिर्फ एक जब वो सही सलामत लौट कर वापस आया। ये भी वाकया जब वहां पर हुए हैं। तो अभी ये बहुत सारी कहानियां जब हमारे सामने आना बाकी हैं। तो वो जीएचएफ यहां से फारिग हो गई और अभी वीडियोस आ रही हैं उन साइट्स की जहां पर वो जीएचएफ ने वो सारा बनाया हुआ था अपना एग्जीक्यूशन सेंटर। तो फलस्तीनी जब वहां पर जा रहे हैं और जो जो जुल्म वहां पर ढाए गए हैं, और साथ ही लाखों की तादाद के अंदर फलस्तीनी जो हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ वापस आ रहे हैं। घर तो है नहीं, तबाहशुदा घर हैं, लेकिन फिर नॉर्थ की तरफ जब वापस आ रहे हैं तो इस वक्त 53% एरिया है जिस पर इजरायली फौज है वो बैठी हुई है। और वो कह रही है, इस तरह बनान और इजरायली आर्मी ये कह रही है कि वी कैन नॉट को एग्जिस्ट विद द हमास कंट्रोल ऑफ द गाजा एंड अगर ये थ्रू नेगोशिएशन अचीव हो गया तो सही है, नहीं तो फिर हम दोबारा हमला कर देंगे। तो इजराइल इतनी आसानी से इस शिकस्त को जब छुपा नहीं सकेगा। सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहला दौरा कर रहे हैं लेबनान का, ठीक है ना, लेबनान का वो पहला दौरा कर रहे हैं। अच्छा, चाइना और अमेरिका के दरमियान मजीद फटा हो रहा है और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखिए इनमें कोई दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि यानी चाइना राइज कर रहा है तो अमेरिका को कबूल नहीं है, तो इसलिए फड्डा होना ही होना है। और अभी क्या हुआ है, एक तो चाइना ने एक दिन कबल जो है वो जो सदर है चाइना के, उन्होंने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, बहुत मुश्किल कर दिया इनको बाहर एक्सपोर्ट करना और पूरी अप्रूवल के साथ। तो ये अमेरिकन के लिए और मसला पैदा हो गया, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो तो चाइना के कंट्रोल में हैं और उन्होंने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और एक्सपोर्ट जो है वो उस पर उसको मजीद सख्त कर दिया है। तो ये एक बड़ा इकदाम है जो ज़ाहिर है उन्होंने अमेरिका के खिलाफ उठाया है, चूंकि अमेरिका जो इकदाम उनके खिलाफ उठा रहा है। अभी आप देखिए ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप जो है वो चाइनीज एयरलाइंस को बैन करने जा रहा है जो रशिया की एयर स्पेस से फ्लाई करके अमेरिका की तरफ आ रही हैं। ट्रंप टू बार चाइनीज एयरलाइन from flying over Russia on US routes. Trump moves to ban Chinese airline from Russian airspace. अब एयरस्पेस रशिया की है, ट्रंप साहब जो है वो उसको क्यों बैन करना चाह रहे हैं? आप जरा अंदाजा करें ना, एयरस्पेस रशिया की है लेकिन ट्रंप जब उसको बैन करना चाह रहे हैं उधर से गुजर के ना हो। अच्छा जी, क्यों? कह रहा है जी इससे इनका रास्ता जब वो शॉर्ट कट हो जाता है और हमारी जो एयरलाइंस हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो घूम के जाती हैं। अब जरा अंदाजा कर लें, मतलब अब कितना ही अजीब है। तो कहता है कि यूएस आर्ग्यू द शॉर्टकट गिव्स देम एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अमेरिकन कैरियर्स। अमेरिकन एयरलाइंस नुकसान में है क्योंकि वो घूम के जाती हैं और चाइना थ्रू रशियन एयर स्पेस जल्दी जो वो उसका शॉर्टकट रास्ता है टू अमेरिका और फिर अमेरिका से वापस। तो अब यह जब बात है, द मोस्ट टारगेट एयर चाइना जो उनकी एयरलाइन है, चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न, ज़ियामेन एयरलाइंस। तो 2 दिन दिए गए हैं उनको इस पर जवाब देने के लिए। तो ये एक अजब मामला है। तो एक नया फ्रंट जब यहां पर खुल रहा है। इसी दरमियान नेटो ने ड्रिल जो है वो शुरू कर दी हैं अमिड द राइजिंग टेंशंस और बिगन अक्रॉस यूरोप। पूरे यूरोप के अंदर ये ड्रिल्स हो रही हैं, कंसर्न ओवर द फ्यूचर ऑफ द यूएस मिलिट्री प्रेजेंस एंड राइजिंग टेंशंस विद रशिया। उधर ट्रंप ने बैठे बैठे जो वो क्या बात की, कहता है जी स्पेन जो है इसको हम नेटो से बेदखल कर सकते हैं। स्पेन जो है वो बजट बढ़ाए, अपना शेयर बढ़ाए, वगरना हम इसको जो है वो बेदखल कर देंगे। ट्रंप थ्रेटन्स स्पेन्स नेटो मेंबरशिप ओवर डिफेंस स्पेंडिंग डिस्प्यूट। तो असल में उनको स्पेन से मसला यह भी है कि स्पेन ने जो इजराइल के खिलाफ इक़दाम उठाए हैं वो इनको कबूल नहीं है, तो इसलिए अच्छा बाकी कौन सा 5% दे रहे हैं? ये खाली थोड़ा स्पेन तो इकलौता मुल्क नहीं है जो सिर्फ 2% दे रहा है, तो बाकी भी तो इतना ही दे रहे हैं। तो लेकिन स्पेन को नेटो से बेदखल करेंगे। अच्छा, इस तरह के बयान देकर ना ट्रंप जो है वो अपने ही इत्तेहादियों को इनसिक्योर कर रहा है। यानी आप देखिए ये कितना अजीब है कि अमेरिका इसका मतलब किसी को भी नेटो से बेदखल कर सकता है, तो इसका मतलब किसी के लिए कोई सिक्योरिटी गारंटीज नहीं है। जब अमेरिका चाहे किसी को बेदखल कर दे तो फिर मुल्कों को तो अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए ये जो इनसिक्योरिटी अमेरिका और इजराइल की जानिब से दुनिया में फैलाई जा रही है और जंगें मुसल्लत की जा रही हैं, इसके नतीजे में क्या होगा? दुनिया मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ेगी, दुनिया जो है वो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेगी। ये आने वाले वक्त में आपको नजर आएगा। उधर रशिया ने वार्निंग जारी की कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक ना करना एनर्जी के। यूक्रेन नहीं रुका, अब उन्होंने लार्ज स्केल अटैक इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एनर्जी का उस पर शुरू कर दी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं अगेंस्ट द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो यूक्रेन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है। तो आगे विंटर आ रहा है और उनका आधा गैस स्टोरेज और प्रोडक्शन ऑलरेडी रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दी। अगर सारी डिस्ट्रॉय हो गई या 90% 80% डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर यूक्रेन का क्या बनेगा? ज़ेलेंस्की ने बहुत ही, अब देखना पोप कई बार कह चुका है ज़ेलेंस्की को कि ये सीज़फायर कर ले। तो ये मतलब यूक्रेन क्या जीतेगा रशिया से? कभी भी ये जीत नहीं सकता है रशिया से। तो लेकिन
बड़ी ताकतों का गेम है और वो ताकतें इन्वॉल्व हैं जो जंगों से जो है पैसा कमाती हैं। और यूके और यूक्रेन जो है वो मैस प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं ड्रोन्स की टू काउंटर रशियन अटैक्स। भाई इससे जो है वो मामलात हल तो नहीं होंगे, इससे तो मामलात खराब होंगे। यानी यूक्रेन को असलहा जाता रहेगा तो जंग जारी रहेगी, ये तो कई 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 साल जंग जारी रह सकती है। गोरिल्ला वॉरफेयर तो यूक्रेन की फौज लंबा अरसा लड़ सकती है, तो फिर क्या होगा। अच्छा, ट्रंप जो है वो इंटरनली जुडिशियल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अक्रॉस यूएस, यानी नेशनल गार्ड डिप्लॉय करने पर, दीगर बहुत सारी जो उसकी पॉलिसीज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उसको जुडिशरी जो है वो चैलेंज कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। तो खुद अमेरिका के अंदर एक बड़ी फाइट जारी है। अच्छा, आखिरी बात यह कि वो जो नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की एक पॉलिटिशियन को मिला है और ट्रंप को नहीं मिला, तो वो भी उसके बारे में सामने आ रहा है कि वो भी एक बड़ी जानिस्ट है और उसने एक बार ये भी कह रखा है कि नेतन्याहू जो है वो आकर वेनेजुएला की गवर्नमेंट गिराने में मदद करे। तो बहरहाल ये भी एक बात जब वहां से सामने आ रही है। लेकिन ठीक है, तो ट्रंप को अगर मिल जाता तो ये बहुत बड़ा मजाक था, लेकिन ठीक है अब उसको मिला है, तो वहां पर वेनेजुएला के खिलाफ मेरा ख्याल है कि उसको आगे लाने की जब कोशिश की जाएगी। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राय जरूर करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।